Now we are discussing about the how to make the character table. We have chosen the character table C2V. C2V. Suppose that in the C2V we are having the symmetry elements E, C2, sigma XZ and sigma YZ. याद रखना आप लोग जितनी भी क्लासेस होती हैं किसी भी कैरेक्टर टेबल के अंदर, द नंबर ऑफ क्लासेस, द फर्स्ट रूल सेज द नंबर ऑफ क्लासेस ऑलवेज इक्वल टू द irreducible representation, that means Mulliken symbol. तो 4 क्लासेस हैं इसमें, तो Mulliken symbol होंगे 4, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एंड गामा 4. ओके, माना कि हम लोगों ने ये है A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम लोग को डिटरमाइन करना है. तो फर्स्ट रूल कहता है कि number of classes is always equal to the number of irreducible representation, that is Mulliken symbol. तो यहां पर 4 क्लासेस हैं और 4 ही Mulliken symbol है. देखिए ये 4 क्लासेस हैं, 1, 2, 3 and 4, and the Mulliken symbol or irreducible representation will be 1, 2, 3 and 4, right? दूसरा रूल कहता है the sum of characters of any column, the sum of characters of any column is always equal to the order of the group. तो इसका ऑर्डर भी 4 है और ये बोल रहे हैं A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर इक्वल में कह रहे हैं कितना होना चाहिए, ऑर्डर के बराबर. तो ऑर्डर के बराबर तो तब होगा जब ये सारी वैल्यूज 1 होंगी. ठीक है, तो हम लोग ने पहला कॉलम जो होगा बेसिकली 1, 1, 1 और 1, ये हो गया. थर्ड रूल कहता है the sum of squares of characters of any row is always equal to order of the group. मतलब यहां पर ये 1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर, ये कितना आना चाहिए, 4. 4 तो तभी आ सकता है जब ये 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, तभी 4 आएगा. तो यहां पर भी बेसिकली 1, 1, 1, 1 आ रहा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज the product of any two irreducible representation is always equal to 0. It is called great orthogonality theorem. The product of any two irreducible representation is always equal to 0. It is called orthogonality theorem. That is why all these rules are called great orthogonality theorem. मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं गामा 1 मल्टीप्लाई बाय गामा 2 ये 0 के बराबर होगा. इसका क्या मतलब, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय B2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय B3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय B4, ये किसके बराबर होगा, 0 के. अच्छा, 0 के बराबर कब हो सकता, जब इनमें से कोई भी दो -1 हो
तो हम लोग अपनी मर्जी है कोई भी तो -1 कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस माना जो B3 है वो -1 है, माना जो B4 है ये भी -1 है, ये बराबर किसके हो जाएगा 0। तो हमारे पास ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये हो गया -1। ठीक है, अगर हम कहें तो ये है Γ1 मल्टीप्लाई बाय Γ3, तो ये भी किसके बराबर होगा 0 के। इसका क्या मतलब है, फिर से 2 मान लो कोई से भी, तो हमारे पास माना ये है 1 -1 -1 +1 तब भी 0 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ही मूलिकन सिंबल हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग ही मूलिकन सिंबल आएंगे, इसलिए हम लोग कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जो है वो Γ1 इंटू में Γ4 है, तो ये भी 0 आना चाहिए। तो बेसिकली ये हो गया 1 -1 1 -1, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ने जो बनाया है वो सेकंड कॉलम बनाया है, ठीक है, सेकंड कॉलम बनाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम को फॉर्मेशन कर रहे हैं, और फर्स्ट कॉलम जो होता है वो कहलाता है मूलिकन सिंबल। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। नंबर 1, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई की बात कर रहे हैं, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो तब मूलिकन सिंबल ए या बी होता है। If identity element is 1, then Mulliken symbol will be A or B. अगर आइडेंटिटी 2 होता है तो Mulliken symbol कैपिटल E होता है, आइडेंटिटी 3 होता है तो Mulliken symbol T होती है, राइट। तो if identity element is is 1, then Mulliken symbol will be A or B. आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है तो E, आइडेंटिटी एलिमेंट 3 है तो T, ठीक है। दूसरा रूल कहता है कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट, वो तो हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो तब उसे बोलते हैं ए, और देखो इसमें तो E 1 1 1 है तो ए और बी हो सकता केवल। तो जो सिमेट्रिकल है तो ए प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अनसिमेट्रिकल है तो बी। सिमेट्रिकल मींस प्लस में होगा, अनसिमेट्रिकल मींस माइनस में होगा। तो ये है ए, ये है ए, ये है बी, ये है बी। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ए, अब ये माइनस का है और ये माइनस का है तो बी, राइट। इसके बाद थर्ड, सब्सिडियरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या सब्सिडियरी एक्सिस ना हो तो वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट, मतलब नेक्स्ट वाली, इसको देख रहे सिमेट्री, इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो तो सफिक्स आता है 1, अनसिमेट्रिकल हो तो 2, सिमेट्रिकल हो तो 1, अनसिमेट्रिकल हो तो 2। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? देखो ये अनसिमेट्रिकल है तो 2, ये अनसिमेट्रिकल है तो 2, और ये सिमेट्रिकल है तो 1, और ये सिमेट्रिकल है तो 1, राइट। तो इसके मूलिकन सिंबल तो बन गए। तो इसके मूलिकन सिंबल तो बन गए, याद रखना आप लोग, इजी है, कोई टफ नहीं है, इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जो रूल है वो ये बोलता है, अगर जो मूलिकन, अगर मूलिकन सिंबल के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेशन
सिमिट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन सेंटर, देन सफिक्स में आएगा जी, और अगर अनसिमिट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू इन्वर्जन सेंटर तो सफिक्स में आएगा यू। ऐसे ही सिग्मा एच के रिस्पेक्ट में जो सिमिट्रिकल है तो आएगा उसके लिए केवल प्राइम, और अनसिमिट्रिकल है तो उसके लिए आएगा डबल प्राइम। तो याद रखना पहला रूल है, अगर पहला स्टार्टिंग से बता रहे हैं, अगर पहला रूल है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है तो ए आएगा या बी आएगा मूल्यांकन सिंबल, 2 है तो ई आएगा, 3 है तो टी आएगा। सिमिट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस देन सफिक्स में 1, अनसिमेट्रिकल देन सफिक्स में, सॉरी सिमिट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ए आएगा, अनसिमेट्रिकल तो बी आएगा। उसके बाद वर्टिकल प्लेन या इसके बाद वाले जो भी सिमिट्री दी गई है कॉलम में उसके रिस्पेक्ट में सिमिट्रिकल है तो सफिक्स में 1, अनसिमेट्रिकल है तो 2। अगर इन्वर्जन सेंटर के रिस्पेक्ट में सिमिट्रिकल है तो जी और अनसिमेट्रिकल है तो यू। उसके बाद अगर हम लोगों के पास सिग्मा एच के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है तो प्राइम और अनसिमेट्रिकल है तो डबल प्राइम। ये है हमारे पास कॉलम नंबर 1। तो हमारे पास कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 बन गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड कॉलम, ठीक है। देखो थोड़ा थर्ड कॉलम बनाने के लिए इसको थोड़ा और पास लिखते हैं हम लोग। ये है सिग्मा एक्स जेड और ये सिग्मा वाई जेड, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम बनाने जा रहे हैं। ध्यान दें आप लोग, थर्ड कॉलम कैसे बनाए। थर्ड कॉलम में सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रांसलेशनल एक्सिस। ट्रांसलेशनल एक्सिस के लिए हमारे पास ये है x, ये है z और ये है y। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके अप्लाई करते हैं सारे ऑपरेशंस इसके ऊपर। यदि हम लोग अप्लाई करें e तो देखते हैं कि ये सेम का सेम रहा, x अपनी जगह पर, z अपनी जगह पर, y अपनी जगह पर। तो यदि हम लोग x के लिए देखेंगे तब और तब, यदि हम लोग x के लिए देखेंगे तो देखते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा ध्यान दो ना, हम थोड़ा सा और यहाँ पे बना देते हैं। देखिए थोड़ा सा और अच्छी तरह बनाते हैं। हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली x के लिए देखेंगे, y के लिए देखेंगे और z के लिए देखेंगे, ठीक है। और हमारे पास है e, c2, सिग्मा xz और सिग्मा yz, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x के लिए ही केवल देख रहे हैं, और ध्यान दो जब x के लिए केवल देख रहे हैं x z y तो हम लोग ने ऑपरेशन लगाया e लगाया तो सेम आया हमारे पास x z y। तो केवल x को देखना, अगर हम लोग ने देखा x में केवल e लगाया तो अपनी जगह पे रहा x एक्सिस, तो इसके लिए सिमेट्रिकल रहा। और यदि हम लोग क्या करेंगे, अब लगाएंगे C2, ध्यान से देखना, अगर हम लोग C2 लगाएंगे तो देखते हैं कि यहां से जब C2 रोटेट किया तो x जो होगा वो माइनस में पहुंच जाएगा, -x हो जाएगा। तो इसकी जगह लगाया -y, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर हम लोग क्या करें, यहां से सिग्मा एक्स जेड लगाएं, सिग्मा एक्स जेड प्लेन में जो होगा तो x अपनी जगह पर रहेगा तो 1, जबकि सिग्मा वाई जेड लगाएं तो x माइनस का हो जाएगा यानी कि -1। YZ का मतलब क्या है, YZ प्लेन का मतलब है कि सामने से जो आपका मोबाइल है उसके परपेंडिकुलर हम लोग प्लेन लगा रहे हैं, जो कहां से होके जा रहा,
y और z से। जो y है आपके सामने है, अबव द प्लेन है y, याद रखना। तो y और z लगाएं तो y और z तो अपनी जगह पर रहेंगे और x हो जाएगा माइनस का, इसलिए ये हुआ। अब मान लीजिए y के लिए सिमेट्रीज देख रहे हैं, तो केवल y एक्सिस देखना, E लगाओ तो y अपनी जगह पर रहेगा तो 1। इसके बाद C2 लगाओ, जब C2 180 रोटेट करेंगे ना तो y पीछे की साइड चला जाएगा तो -1। ठीक है। अगर हम लोग अब यहां पर C2 से सिग्मा xz लगाते, सिग्मा xz, तो ये प्लेन कहां से होके जा रहा है, x और z से। जब x और z से होके जाएगा तो y माइनस का हो जाएगा। और लगा रहे हैं सिग्मा yz। जब सिग्मा yz लगाया हम लोगों ने, तो y और z लगाने पर x होगा माइनस का, जबकि y तो अपनी जगह रहेगा। तो y, केवल हम y को देख रहे हैं क्योंकि y का ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद z एक्सिस पर देखें, इसके बाद z एक्सिस पर देखें हम लोग, E लगाएंगे तो z तो अपनी जगह पर रहेगा तो 1 हो गया। C2 लगाया तो C2 लगाएंगे बेटा, तो C2 से यहां लगाया C2, तो z तो अपनी यही जगह पर रहेगा, इसके लिए भी 1। xz लगाओ तब भी z अपनी जगह पर रहेगा, yz लगाओ तब भी z अपनी जगह पर रहेगा। तो इन तीनों पे z की वैल्यू आई 1 1 1। तो अगर हम लोग थर्ड कॉलम देखें तो जहां पर 1 -1 1 -1 लिखा है वहां आएगा x, और 1 -1 1 -1 देखो सबसे नीचे लिखा तो यहां आएगा x थर्ड कॉलम में। इसके बाद हमारे पास जहां लिखा है 1 -1 -1 1, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात। तो इसकी जगह क्या आएगा, y। तो इसके सामने क्या लिखेंगे हम लोग, y। और 1 1 1 आएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, z। तो 1 1 1 क्या है इसकी जगह, z। समझ रहे होगे आप लोग। तो ये हम लोग ने ट्रांसलेशनल एक्सिस डिटरमाइन कर ली। और थर्ड कॉलम जो होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एक्सिस के लिए होता है। तो अब रोटेशनल एक्सिस भी डिटरमाइन कर लो। तो हमारे पास C2 के लिए C2 के लिए ये C2, सॉरी C2V के लिए है ये E C2 सिग्मा xz और सिग्मा yz। ठीक है, समझना। यहां पर मान लीजिए rx, यहां पर मान लीजिए ry, यहां पर मान लीजिए rz। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास है x, z और y। ठीक है, और यहां पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये है x, z और y। और ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग आर एक्स डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आर एक्स डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो केवल आर एक्स का मतलब है रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस। आर एक्स मतलब है रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस। जब हम लोग ने ई लगाया तो एक्स एक्सिस का जो रोटेशन है, एक्स एक्सिस का जो रोटेशन है, ये देखेंगे। ई लगाया तो अगर एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट होता रहेगा। तो इसके लिए तो सिमेट्रिकल है तो 1। फिर जब हम लोगों ने C2 लगाया तो देखते हैं, जब C2 लगाया हम लोगों ने तो देखते हैं कि जब यहां से बेसिकली C2 लगाएंगे तो जो x है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर x एक्सिस में इसका रोटेशन हो रहा है, जो x का रोटेशन है क्लॉकवाइज हो रहा है, तो जब माइनस में आ जाएगा C2 के बाद तो इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। सिग्मा, बहुत ध्यान से आप लोग देखना, सिग्मा हमारे पास जो है, ध्यान दें आप लोग, हमारे पास है सिग्मा xz, सिग्मा xz। अगर हम लोग सिग्मा xz को देखें, अगर हम लोग सिग्मा xz को देखें
सिग्मा एक्स जेड जब प्लेन लगा है तो देखो एक्स जेड जब प्लेन लगा है, मान लीजिए हमारे पास जो मोबाइल है ये प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है, और इसके पैरेलली आप किसी चीज को रोटेट करो। जब पैरेलली किसी चीज को रोटेट करेंगे तो हम लोगों को जो मिरर इमेज दिखेगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती हुई दिखेगी। जब हम लोग यहां पर देखते हैं एक्स जेड प्लेन लगाया है, हम लोगों ने एक्स जेड प्लेन लगाया है, तो रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस जो दिखाई देगा वो पैरेलल दिखाई देगा। तो जैसे मिरर के सामने हम लोग पैरेलली रोटेट करो किसी चीज को, तो जब क्लॉकवाइज रोटेट आप करोगे तो मिरर में एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो मिरर में जब एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी तो इसका मतलब है कि ये -1 हो गया। फिर समझना आप लोग, सिग्मा वाई जेड कर रहे हैं हम लोग, सिग्मा वाई जेड कर रहे हैं। वाई जेड का मतलब क्या है? अब परपेंडिकुलर हम लोग रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों याद रखना, जब सिग्मा वाई जेड है तो एक्स एक्सिस क्या है? इसके परपेंडिकुलर। तो अगर एक मिरर में हम लोग परपेंडिकुलर प्लेन को रोटेट करें तो देखते हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है, जबकि पैरेलल में अपोजिट दिखाई देता है। तो ये हुआ हमारे पास 1। तब भी समझ में ना आए तो याद रखना, पैरेलल होता है रोटेशन तो हम लोग को अपोजिट दिखाई देता है। जैसे मिरर के सामने अगर आप पैरेलली किसी प्लेन को या किसी पेन को रोटेट करें क्लॉकवाइज तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, लेकिन परपेंडिकुलर अगर आप लोग रोटेट करें तो क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज दिखाई देता है, एंटी क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं, चलो रोटेशन अराउंड वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस की देखेंगे, ई लगाया तो ई में तो 1 आएगा, C2 लगाया तो C2 में -1 होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन चला जाएगा। सिग्मा एक्स जेड लगाएंगे तो परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर में वही दिखाई देता है। और सिग्मा वाई जेड है तो पैरेलल है तो ये -1 दिखाई देगा। जेड एक्सिस में E है तो ये 1 है, C2 है तो बेटा जब C2 लगाएंगे जेड एक्सिस में तब भी 1 होगा क्योंकि जेड एक्सिस यहीं से रोटेट हो रहा है। लेकिन सिग्मा एक्स जेड तो ये पैरेलल है, सिग्मा वाई जेड देखो ये भी पैरेलल है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 -1 1 है, 1 -1 1 है, 1 -1 1 है, तब ये है Rx। इसके बाद अगर हमारे पास 1 -1 1 -1 है तो ये Ry है, और अगर हमारे पास 1 1 -1 -1 है तो ये Rz है। तो हमारे पास ये टोटल हमारे पास ये टोटल थर्ड कॉलम तैयार हो गया, हमारे पास ये टोटल थर्ड कॉलम प्रिपेयर्ड हो गया। अब आ जाओ फोर्थ कॉलम के लिए, फोर्थ कॉलम होता है, वो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग में से कोई बताओ, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था एक्स वाई जी, ई C2 सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। प्लीज इसकी वैल्यू बता दो आप लोग। इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये था 1, ये था 1, नहीं ये था -1, और ये था हमारे पास क्या था? 1 और ये था -1। जी। वाई हाँ, वाई में -1 क्या वैल्यू थी? वाई में क्या वैल्यू थी? 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 जेड में तो 1 1 1 था, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? पहले तो इसका स्क्वायर का करेंगे हम लोग। देखो पहले स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब बेटा स्क्वायर का किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये टोटल जो है
ई में हो या C2 में हो या सिग्मा XZ में या सिग्मा YZ में, तो ये तो 1 1 1 1 आ जाएगा, राइट बच्चों? अगर हम लोग x का ऊपर देखो, ऊपर जो कॉलम है x का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो सबका स्क्वायर करो तो 1 1 1 तो हो ही जाएगा, राइट? इतनी बार समझ पा रहे हैं आप लोग बच्चों? फिर ध्यान दो, देखो बेटा x में इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, तो सबकी वैल्यू क्या आ गई 1 1 1। y का स्क्वायर किया, इनका भी स्क्वायर करो तो वैल्यू हो जाएगी 1 1 1। z का स्क्वायर करो तो 1 1 1। तो हमारे पास a में देखो 1 1 1 है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर, राइट? और तो कोई है नहीं। अब क्या करो, हम लोग मल्टीपल वाला भी करते हैं। मल्टीपल वाला किया हम लोग ने, क्या किया हम लोग ने किया एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड या जेड एक्स। तो एक्स वाई किया तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो तो 1 1 माइनस 1 माइनस 1। वाई जेड का मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस 1 माइनस 1 1। और एक्स जेड का किया तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1। तो हमारे पास 1 1 माइनस 1 माइनस 1 जहां आया 1 1 माइनस 1 माइनस 1, वो क्या है एक्स वाई। तो हम लोगों ने लिख दिया यहां पर एक्स वाई। फिर 1 माइनस 1 1 जहां आया तो उसकी जगह लिखा वाई जेड, तो यहां लिख दिया वाई जेड। और 1 माइनस 1 1 माइनस 1 जहां आया वो क्या है एक्स जेड, एक्स जेड। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये बड़ा इजी है ये फोर्थ कॉलम। तो हम लोगों ने, हाँ सर, हाँ बेटा, जैसे मैट्रिक्स में करते थे हम, मैट्रिक्स सिस्टम होता है वैसे ही है ना? हाँ हाँ, ये मैट्रिक्स सिस्टम जैसा ही है। तो ये बड़ा इजी है, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दो तो हम लोग मल्टीपल भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली 4 कॉलम हम लोगों ने कैरेक्टर टेबल की फॉर्म कर लिए। तो पहला कॉलम है मूल्यांकन सिंबल, दूसरा कॉलम है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा कॉलम है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एक्सेस, फोर्थ कॉलम है क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो ये चारों कॉलम हम लोग ने फॉर्म कर लिए। और ध्यान दो आप लोग, चारों कॉलम हम लोग ने फॉर्म कर लिए हैं। हम आपको अब दिखा रहे हैं C2V की कैरेक्टर टेबल। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं C2V की कैरेक्टर टेबल। और जब C2V की कैरेक्टर टेबल हम लोग देखेंगे तो देखते हैं ये सारे कॉलम, या चाहो तो आप लोग खुद देख सकते हो, ये सारे कॉलम जो हम लोगों ने बनाए हैं ये C2V की कैरेक्टर टेबल के सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों की पूरी कैरेक्टर टेबल बन गई। कल से हम लोग रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दें आप लोग। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस क्लास के बाद तुरंत हम ज्वाइन हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे कट कर रहे हैं।